ओके। तो हमने जो डिसाइड किया या हमने जो अभी तक देखा कि अगर डोमेन नेम जो है रिजॉल्व अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चलो देखते हैं कि google.com है, सबसे ज्यादा यूज होता है। जब हम इसको रन करते होंगे तो क्या होता होगा। एक हमारे पास एक टर्मिनल है। ठीक है। और साथ में हम क्या करते हैं, ब्राउजर भी हम कर देते हैं। फिर हम गूगल जो है सर्च कर देते हैं तो एक आइडिया हो जाएगा। सो ये रहा google.com और ये रहा हमारा टर्मिनल। ठीक है। पिन करते हैं google.com को। हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, 142 250 और समथिंग। ओके। इसको जो है शिफ्ट करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, इसको रिलोड करते हैं। ठीक है, रिलोड हो गया। चलिए देखते हैं कि ये है गूगल और यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है। 142.250.194.68। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है सेम ही सबनेट पे है, 142.250.194.174। ठीक है। अच्छा, अब जो है कि अगर हमारी रिक्वेस्ट जो है वो रिडायरेक्ट हो रही है इस पर्टिकुलर डोमेन नेम से और इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे। अब मालवेयर ने क्या किया कि मालवेयर ने क्या किया, उन्होंने जो है आके आपकी जो होस्ट की फाइल हमने आइडेंटिफाई की थी उस फाइल को अपडेट कर दिया। ठीक। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया और हमने अभी लोकल होस्ट का आईपी डाल दिया। ठीक। जब लोकल होस्ट का आईपी डाला तो अब जब मैं पिंग कर रहा हूँ तो अगर आप देखेंगे तो लोकल होस्ट की आईपी रिजॉल्व हो रही है, मतलब गलत रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है। अच्छा, और अगर इसको करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे जो है इसने जो है ऑलरेडी जो है आईपी लिया हुआ था, तो जो है कि वो सही एड्रेस पे जा रहा है। इस एंट्री को करने के बाद आपने जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए। ठीक है, मैं उसको दोबारा रीसेट कर देता हूँ सो दैट कि जब कोई आए तो बाद में इस मशीन को यूज करेगा तो वो ट्रैप ना हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है अब देख सकते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है डाटा प्राइवेसी में, और थ्रेट बहुत सारे होंगे। इस वाले लेक्चर को जो है अभी यहीं पे रोकते हैं और आने वाले जो लेक्चर है उसमें डेटा प्राइवेसी में हम जो है डेटा प्राइवेसी के थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि जो है कि क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं जब डेटा प्राइवेसी की बात होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रोहित नेगी है। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सी3 हब में हूँ। अच्छा, अभी तक हमने जो है डेटा प्राइवेसी का एक लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर लिया है और हम अभी आगे जो है डेटा प्राइवेसी के साथ बढ़ेंगे। यहां तक हम कर चुके हैं कि डेटा को क्लासिफाई कैसे किया जाए। जब डेटा होगा तो उसकी प्राइवेसी जरूरी है और हमें ये देखना होगा कि कौन जो है उस डेटा को एसेस कर पा रहा है। तो डेटा को एसेस करने की बाउंड्रीज को अगर हम देख पाएंगे और उसको इवेलुएट कर पाएंगे तो जो है हम डेटा की प्राइवेसी को बचा पाएंगे। ठीक। तो डेटा प्राइवेसी कहती है कि
आप जब किसी के पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज एक्सेस से बचा लोगे तो आपको डेटा प्राइवेसी अचीव हो जाएगी। ठीक। और ये जो है इंक्रीजिंग, ये जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय बनता जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे डेटा जो है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ डेटा मेरे मोबाइल फोन पे है, कुछ जो है ओवर द वायर है, जो ट्रांजिशन में है, और कुछ डेटा जो है मेरा सर्वर पे है। मैं जितनी सर्विसेज यूज करता हूँ डिजिटल सर्विसेज, उतनी जगह मेरा डेटा जो है उसकी एक कॉपी पड़ी हुई है। डेटा का मेटा डेटा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कहीं पे मेरा नाम और पता पड़ा हुआ है, तो कहीं दूसरी जगह दूसरे सर्वर पे मेरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो डेटा जो है उसका खतरा कैसे, कौन जो है इस डेटा को चुराएगा, कौन है ऐसा जो उस डेटा को जो है यूज करके फर्दर जो है एक अटैक बना सकता है। ठीक है, तो वही जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक चीज है मालवियर, एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक ऐसा मैलिशियस कोड जो आपकी मशीन पे रन कर रहा है, या सर्वर पे रन कर रहा है, या नेटवर्क पे रन कर रहा है। और मशीन, सर्वर और नेटवर्क, उन तीनों जहां पे भी वो रन कर रहा है, जहां पे भी उसका एक्सेस होगा, वहां पे जो डेटा अवेलेबल होगा उस डेटा को एक्सफिल्ट्रेट कर लेगा, उस डेटा को निकाल लेगा। ठीक। अच्छा, तो मालवेयर से क्या खतरा हो सकता है? मान लीजिए कि मैं अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, अब मालवेयर जो है वो काम कर रहा है, की स्ट्रोक को कैलकुलेट कर रहा है या की स्ट्रोक को कॉपी कर रहा है। मैंने ए दबाया, मालवेयर ने को पता लग गया कि कीबोर्ड में ए दबाया, वो ए की कॉपी अपने पास रख लेगा। मैंने बी दबाया तो बी की कॉपी कर लेगा। तो जब मैं बैंक में लॉग इन करूंगा तो वो यूआरएल को जो है अपने पास रख लेगा, साथ में जो है वो मैंने जो की यूजर नेम और पासवर्ड टाइप किया है वो उसको भी रख लेगा। और सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद जो है वो उसको, अब जो उसका कमांड एंड कंट्रोल होगा, जो सेंट्रल पे सर्वर होगा, वहां पे वो उस डेटा को भेज देगा। और फिर उस डेटा के साथ जो है वो मुझे क्या कर सकते हैं, विक्टिम बना सकते हैं। राइट, विक्टिम तो मैं ऑलरेडी हो ही गया जब डेटा निकल गया। फिर फिशिंग। अच्छा, फिशिंग करके जो है ये क्यों थ्रेट वेक्टर है, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि कोई जो है आपको मेल भेज रहा है, ठीक है, मेरे नाम से या किसी दूसरे के नाम से, और उसमें जो है एक कोई मैलिशियस लिंक है जिसको आपने क्लिक किया तो आप सर्वर पे पहुंच गया। सर्वर ने रिडायरेक्ट करके जो है एक ऐसा वेब एप्लीकेशन खोल दिया जो या तो आपके ब्राउजर की वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है, क्लाइंट साइड, या फिर जो है कि वो जो है उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है या ऐसी कोई मैलिशियस फाइल है जो आपकी मशीन पे डाउनलोड हो रही है। हैकिंग से भी थ्रेट वेक्टर हो सकता है, अच्छा थ्रेट है आपको, क्योंकि अगर कोई हैक करेगा आपकी मशीन को या आपके नेटवर्क डिवाइस को या फिर आपके सर्वर को, तो क्या करेगा, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को क्लोन कर लेगा। कुछ सेंसिटिव होगा तो उसका मिसयूज भी कर सकता है। ये सब थ्रेट्स हैं। इनसाइडर थ्रेट भी बताया जा रहा है कि जो आपके सीसीटीवी को मैनेज करते हैं वो सीसीटीवी से जो है आप पे निगरानी रख रहे हैं, और आपसे ज्यादा वो आपके मोबाइल फोन के जो कोड है या उसका जो पैटर्न है वो उसकी निगरानी ज्यादा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है फिजिकली उसको ले लिया, और देन जो उन्होंने कैमरे के थ्रू जो है या सीसीटीवी के थ्रू जो डेटा लिया था उसको यूज करके जो है आपका डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉसिबल है कि हो सकता है आपका पर्सनल लैपटॉप हो और पर्सनल लैपटॉप में आपकी कुछ पर्सनल पिक्चर्स हो, ठीक है, जो आप नहीं चाहते कि जो है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या ट्विटर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाली जाए, है ना, ये किसी के हाथ लगे। तो किसी ने आपका लैपटॉप जो है उसका पासवर्ड तुझे पता था ही, साथ में उसको चुरा भी लिया, फिर डेटा ले गया वापस, आपका लैपटॉप जो है आपके पास जो है आ गया, रिटर्न नहीं करेगा। अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क्स,
अच्छा, अभी होता क्या है कि जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क होते हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है कि स्मार्ट सिटी बन रही है, तो जब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हर एक चीज स्मार्ट होगी। एग्रीकल्चर स्मार्ट होगा, आपकी बिजली का बिल स्मार्ट होगा, आप की सिटी में मेट्रो होगी, मेट्रो में आपको वाईफाई मिलेगा, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो स्मार्ट होगा। तो सब जगह जो है मतलब आपको बहुत सी ऐसी जन सुविधाएं हैं जो फ्री में दी जाएंगी। जिस आजकल तो अगर आपको पब्लिक वाईफाई नेटवर्क दिया जाएगा जिससे आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, तो वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, आप डालेंगे, आपको ओटीपी आएगा और फिर आप जो है लॉग इन कर पाएंगे। और कुछ पब्लिक नेटवर्क तो जो है वो बेसिकली ओपन है। पर ये भी तो हो सकता है कि कोई जो है आपको हनी ट्रैप कर रहा है, उसने अपने मोबाइल या एक फेक जो है वाईफाई एक्सेस पॉइंट बनाया हो, जिसमें वो केवल और केवल जो है आपका डेटा देखना चाहता है। और अगर आपका डेटा जो आपकी मशीन से उस वाईफाई एक्सेस पॉइंट के होते हुए सर्वर तक जाएगा और वो प्लेन टेक्स्ट है, तो वो जो है सारा का सारा डेटा जो है अपने पास कॉपी करके रख सकता है। अच्छा, सो अब जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें पासवर्ड्स के साथ। ट्रैफिक आपका एनक्रिप्टेड हो, ऑथेंटिकेशन तो है ही, साथ में आपका जो सेंसिटिव डेटा है उसको बचाने के लिए आप मतलब जितना भी कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें, एंटीवायरस यूज करें। ठीक है। अब डेटा प्राइवेसी, डेटा हमें पता लग गया है कि डेटा क्या है, डेटा की प्राइवेसी क्यों जरूरी है वो भी हमने देख लिया। कैसे हमें कोई विक्टिम बना सकता है उसकी भी हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और थ्रेट्स के बारे में भी हमने देख लिया कि भाई जो है हमारे पास थ्रेट कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो फिर डाटा प्राइवेसी को मेंटेन कैसे किया जाए, कैसे इन थ्रेट से बचा जाए, तो उसके लिए जो है कुछ फ्रेमवर्क्स जो है बनाए गए कि तो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए, कुछ नियम और कानूनों का जो है गठन हुआ। और उन्होंने कहा कि भाई जो है कि अब कैसे किया जाएगा, उसके लिए जो है कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए। और ये हो गया कि भाई जो है कि जो भी इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा, उसको या तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है, या उसके ऊपर जो है मतलब जो है कोई केस लगेगा। सो टू कंप्लाई विद दीज लॉज, ये बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे कि टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स करेंगे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मान लीजिए कि मुझे जो है डोमिनोज खाना है और मैं वहां तक जा नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको जो है होम डिलीवरी के लिए जो है अप्लाई करूंगा। अब वो मेरे घर तक तो तभी पहुंचा पाएगा ना जब मतलब जो है कि उसके पास एड्रेस हो, और एड्रेस के साथ साथ मोबाइल नंबर और नाम तो जाएगा ही। ठीक है। अब मैं नाम और मोबाइल नंबर गलत डाल दूं तो ये भी हो सकता है। तो उसमें भी उन्होंने बोला कि भाई मोबाइल पे जो है आप जो है ओटीपी भेजेंगे सो दैट कि वो पता लग जाए कि कोई अटैकर जो है रैंडम मोबाइल नंबर और रैंडम नाम डाल के जो है हमसे पिज्जा बनवाने में लगा हुआ है, और जब हम डिलीवरी करने के लिए जाए तो वहाँ उस एड्रेस पे कोई ऐसा है ही नहीं। तो उन्होंने कंट्रोल इंप्लीमेंट की कि भाई जो है कि आप जो है अपना मोबाइल नंबर डालिए, उस पर ओटीपी आएगा। अब मोबाइल नंबर डाल दिया, ओटीपी आ गया, आप लॉग इन हो गए, फिर आप ऑर्डर कर रहे हो, आपने एड्रेस बताया, तो एटलीस्ट कुछ कंट्रोल लगा। अब जब ये सारे कंट्रोल्स जो है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो एज अ कस्टमर मैं भी नहीं चाहूंगा कि कभी जो है पिज्जा का या बर्गर का जो है कि सर्वर जो हमने यूज किया था ऑर्डर करने के लिए वो ब्रीच हो जाए। और अगर वो ब्रीच हो गया तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन जो है आ जाएगी कि भाई जो है कि मैंने जो है कल 4 बर्गर किए थे, परसों 2 पिज्जा किए थे, ऐसे ऐसे मैंने ऑर्डर किया था, अलग अलग लोकेशन पे किया था। तो कहीं ना कहीं जो है वो मेरी निजता पे जो है वो अटैक होगा। ठीक है। और तो इसलिए जो है कि कुछ रूल बनाए गए कि भाई जो है कि अगर आप जो है इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको जो है साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल जो है इम्प्लीमेंट करने होंगे। आपको जो है आप जो है जिस भी कस्टमर का डेटा अपने पास रखोगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखोगे। ठीक है। या जो कस्टमर अपनी मशीन से आपके सर्वर तक जो है कम्युनिकेट करेगा, तो आप जो है जो ट्रैफिक है उसको जो है इंक्रिप्शन को जो है इन्फोर्स करवाओगे।
ठीक। फिर तो ये जब कंट्रोल्स फ्रेमवर्क बने तो कुछ फ्रेमवर्क जो बहुत कॉमन है, बहुत फेमस भी है। एक फ्रेमवर्क है इसमें जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यूरोपियन जो नागरिक हैं, वहां पे जो है जीडीपीआर की गाइडलाइंस को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से जो है रखा गया है कि भाई अगर आप किसी का भी डेटा जो है आप कलेक्ट करोगे या उस डेटा को प्रोसेस करोगे या उसको अपने पास स्टोर रखोगे तो आपको मतलब जो है वो गाइडलाइंस फॉलो करनी ही करनी है। ठीक। तो इसमें एक चीज है कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब मतलब अपने सिटीजन का जो यूरोपियन सिटीजन का डेटा रखेगा यूरोप में, तो वो उससे कंसेंट लेगा कि भाई, एंड इट्स जो है ये एक्सप्लिसिटली कंसेंट है, ठीक है, कि भाई जो है कि आप जो है मैं आपका डाटा रख रहा हूँ। ठीक। और जो जिसका डेटा है वो, उसका भी मतलब उसको पूरा अधिकार है कि जो है कि वो कभी भी उस डेटा को जो है एक्सेस कर सकता है, अपनी डेटा को जो है चेंज कर सकता है, और चाहे तो वो डिलीट भी कर सकता है। ठीक। अगर जीडीपीआर का जो रेगुलेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को उससे कंप्लाई करना है कि भाई ठीक है, हम नियम तो बन गए, अब हमें इसको मानना है, और मानने के लिए जो है हमें कुछ ना कुछ जो है करना पड़ेगा। वो हो सकता है कि टेक्निकल ही करना पड़े, या फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी के रूप में जो है उसको करना पड़े, या आपको अपने जो एम्प्लॉयज हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो है आप सबको जो है ट्रेनिंग वगैरह करवाएं कि भाई जो है कि आप कस्टमर से ये डेटा नहीं ले सकते या ये डेटा आप पूछ सकते हैं। दूसरा है कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट। ठीक है। ये जो है अथॉरिटी देता है कंज्यूमर्स को कि भाई उनको पता होना चाहिए कि कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक एंड्रॉयड ऐप बनाया और जो है कि उसका कैमरा, उसकी लोकेशन, उसका जो है नाम, और बाकी उसके जो मैसेज आ रहे हैं, वो सारा सारा जो है डेटा आप कलेक्ट करने लग गए। ठीक है। तो आपको जो है बताना पड़ेगा कि भाई जो है कि जब आप मेरा मोबाइल एजेंट रन करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं रखूंगा, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं जो है अपने मोबाइल से एक्सेस नहीं करूंगा। अच्छा। रेसिडेंट्स जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन, जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको डिलीट करने के लिए बोल सकता है कभी भी। ऑर्गेनाइजेशन ने वो डेटा अपने पास कलेक्ट कर लिया, ठीक, कलेक्ट भी उसने पूछ के ही किया था, उसने बता के किया था कि भाई जो है कि मैं, मेरे पास आपका ये डेटा है। ठीक। मगर जो रेसिडेंट है उसको समझ में नहीं आया, उसने कहा कि भाई नहीं, ये डेटा क्यों है आपके पास, आपके पास ये डेटा नहीं होना चाहिए, आप इस डेटा को डिलीट करो। ठीक है। या फिर वो कह सकता है कि भाई जो है कि आपने, आपके पास मेरा डेटा है, आप अपने पास रखो, बट आप जो है नहीं, इसको बेच नहीं सकते। ठीक। इसी तरीके से एक फ्रेमवर्क है हिपा, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये रेगुलेट करता है कि जो कलेक्शन और उपयोग किया जाएगा हेल्थ इंफॉर्मेशन का, ठीक है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। ये मतलब जो है प्रशासनिक, फिजिकल और तकनीकी जितने भी सेफ गार्ड हैं, वो सारे के सारे जो है इम्प्लीमेंट करवाता है। बोलता है कि नहीं, जो है कि आप पॉलिसी बनाइए, इस डेटा को कैसे हैंडल करोगे, आप पॉलिसी बनाइए, इस डेटा को कैसे बैकअप लोगे, आप पॉलिसी बनाइए, इस डेटा को आप कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हो, कितनी कॉपियां रख सकते हो। ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए जो है वो जो एक्ट है वो जो है प्रभावी होता है। ऑर्गेनाइजेशन जब हेल्थ इंफॉर्मेशन रख रहा होगा तो इमीडिएटली जो है वो एक्ट आ जाएगा, वो कहेगा भाई देखो कि आप जो है एक्ट के अगेंस्ट में जा रहे हैं। ऐसे ही जो आपकी फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स है, तो उनके लिए भी एक फ्रेमवर्क बनाया गया। अगर आप देखेंगे तो अलग 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 जो है फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। तो पीसीआई डीएसएस ये बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है। तो ये कहता है कि भाई जो कि जो भी आपका कार्ड होल्डर है,
है ना। उसको आप जो है बचाओगे। कैसे बचाओगे? आप जो है टेक्निकल कंट्रोल्स लगाओ, आप फायरवॉल यूज करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप जो है इंक्रिप्शन लगाओ, एसएस कंट्रोल लगाओ उस डेटा के ऊपर। ठीक। दूसरा, अगर जो है ये सारे कंट्रोल्स लग गए हैं तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आप उसकी सिक्योरिटी असेसमेंट करवाओगे जहां पे भी आपने उस कंटेंट को होस्ट करा हुआ है या रखा हुआ है। वो भी एक जो है यहाँ पे इसका जो है एक कंट्रोल है। तो इस तरीके की जो है अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, और अलग अलग फ्रेमवर्क जो है ये यूज होते हैं टाइम टू टाइम। एक और है चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। ये रेगुलेट करता है कि आप जो जब कलेक्शन करोगे किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन का ऑनलाइन फ्रॉम चिल्ड्रन जो कि 13 साल से छोटे हैं, कोई भी ऐसा बच्चा जो 13 साल से कम आयु का है, अगर उससे आप जो है कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जो है आप लोगे, तो उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, उसको कितनी मतलब उसको बहुत ही सहजता से मतलब जो है उसको हैंडल किया जाएगा। कैसे करोगे आप उसको? ठीक है, कि आप बच्चे से ले रहे हो, बच्चा तो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, उसे नहीं पता था कि भाई जो है कि उसकी जो है साइबर सिक्योरिटी में जो है उसका जो है ब्रीच हो रहा है डेटा। तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है पेरेंटल कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर बच्चा 13 साल से नीचे है, उसके माँ बाप से पूछना पड़ेगा भाई आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ, नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी जो है सब हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ब्लड ग्रुप वगैरह। और माता पिता को अगर पसंद नहीं आएगा तो वो कहेंगे कि नहीं भाई जो है कि ये तो सही नहीं है, ठीक है, आप जो है डेटा को डिलीट कर दीजिए। तो ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं डेटा प्राइवेसी के लिए बनाए गए हैं। ठीक। फिर अब फ्रेमवर्क भी बन गए। फ्रेमवर्क तो ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करेगा, और हर एक इंडिविजुअल मतलब मैं अकेला अगर फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने लगी, आप मिलिए तो मिले, वो काफी बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो क्यों ना जो है मिलने, मेरे को इंडिविजुअली अगर कुछ करना है तो कुछ चीजें का ध्यान मुझे भी रखना पड़ेगा ना। क्योंकि जब डेटा की बात हो रही है, तो डेटा तो हम कह रहे हैं कि इस आर्किटेक्चर में एक जो है नेटवर्क है, ठीक है, एक जो है सर्वर है, और एक जो है क्लाइंट है। ठीक। तो कुछ डेटा जो है वो यहाँ पे है, कुछ डेटा जो है वो ट्रांजिशन में है, मतलब अभी क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है, या सर्वर से जो है क्लाइंट की तरफ आ रहा है। और कुछ डेटा जो है वो यहाँ सर्वर पे है। ठीक। तो कुछ जो कंट्रोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन लगाएगा सर्वर पे, नेटवर्क पे, और क्लाइंट पे, कि कौन सा क्लाइंट जो है उसको एक्सेस कर पाएगा, कौन सा नहीं कर पाएगा। मगर जब डेटा मेरे पास होगा तो मुझे भी तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट कि वो बचा रहे। तो कहते हैं कि आप जब डेटा प्राइवेसी की तरफ आगे मूव करेंगे तो आप सबसे पहले जो है पॉलिसी बनाइए। ठीक है। अब जब पॉलिसी बनाएंगे तो आप पॉलिसी में सबसे पहले आप जो है स्कोप डिसाइड करेंगे कि ठीक है भाई, बचाना तो है साइबर अटैक से, पर किसे बचाना है? तो मैंने कहा भाई डाटा को बचाना है। ठीक है, डाटा को बचा देंगे, पर एक डाटा कौन सा डेटा, किस डेटा की बात हो रही है? अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए एक स्कूल है, तो स्कूल में क्या हो सकता है डिजिटल डेटा? बिल्डिंग तो बचानी है ही। ठीक है। तो जो रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, अगर कोई मेल सर्विस है तो मेल्स पड़ी हुई है तो मेल्स को बचाना है। अगर डिजिटल फॉर्म में जो है हमने स्टूडेंट्स का डेटा रखा हुआ है तो उसको बचाना है। तो बचाने का मतलब क्या है? बचाने का मतलब है कि उनकी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना है, कि भाई ये रिकॉर्ड है, ये जो है कॉन्फिडेंशियल है, हाँ अभी तक है कि नहीं है, हाँ है,
इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है कि नहीं है, जैसा रखा हुआ था, जैसे सेव किया था वैसा ही है कि नहीं है। अवेलेबिलिटी किसी ने उसको डिलीट तो नहीं कर दिया, या जब मेरे को इस पर्टिकुलर डेटा की जरूरत होगी उस टाइम पे वो डेटा मुझे मिल जाए। ठीक। तो मैंने नियम बनाया कि भाई जो है कि मेरे पास जो है डेटा का क्लासिफिकेशन हो गया कि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ये जो है पब्लिक डेटा है, ऐसे ही जो है कुछ डेटा जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो मैंने क्लासिफिकेशन बना दिया, और फिर मैंने बोला कि भाई जो है कि इस डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इसकी जो है इंटीग्रिटी, इसकी अवेलेबिलिटी कितना कितना होना चाहिए, मतलब ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है, ये हाईली जो है मतलब इसकी जो है अवेलेबिलिटी चाहिए। तो जब मेरे पास जस्टिफिकेशन आ जाएगा कि किस डेटा के लिए कौन सा पैरामीटर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कौन कौन से पैरामीटर, एक से ज्यादा पैरामीटर हो सकता है कि सीआई तीनों ही मतलब जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। तो उसकी मैंने पॉलिसी बना दी। तो पॉलिसी में मैंने कहा कि भाई ठीक है, जो है आज के बाद जो डेटा को कलेक्ट करेगा या यूज करेगा या उसको स्टोर करेगा या शेयर करेगा, तो उसका कोई प्रोसीजर होगा। ठीक है। तो अगर मतलब अगर आप मुझे मेरा पासवर्ड बताओगे, है ना, तो आप क्या करोगे, आप एप्लीकेशन आप करोगे कि जो है कि आप जब फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो उस टाइम पे जो है आपका ये पासवर्ड रहेगा, और उसके बाद जो है आप जो है चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दबा के आप अपने लिए एक नया पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए। वेल एंड गुड, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि एडमिन जो है चिल्ला चिल्ला के आपके ऑफिस में बोल रहा है कि भाई आपका पासवर्ड ये है, तो वो तरीका नहीं है ना। इसका मतलब है कि प्रोसीजर क्या है, वो जो पासवर्ड है उसकी जो निजता है वो कैसे बरकरार होगी, वो तभी बरकरार होगी जब आपको पता हो केवल, आपके अलावा और कोई दूसरा ना जानता हो। ठीक है। तो आपने पॉलिसी बना ली, पॉलिसी बनाने के बाद जो है आपने एक और चीज बोली, आपने कहा कि जो भी डेटा है, अब एक चीज तो सेंसिटिव है, एक आपने कहा डेटा डेटा बहुत ज्यादा होगा, हर एक डेटा को अगर आप इंक्रिप्ट करोगे फिर उसी को डिक्रिप्ट करोगे। अब डेटा तो जो है इस रूम का टेम्परेचर भी है, तो इस रूम के टेम्परेचर को क्या इंक्रिप्ट करूंगा, फिर उसको जो है डिक्रिप्ट करूंगा, फिर सेफ साइट जो है सेफ स्टोरेज में रखूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो डेटा था जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उसकी सेंसिटिविटी उसको जो है मैं जो है इनक्रिप्ट कर देता हूँ, और जिसकी ज्यादा नहीं है, ठीक है। और मैं जो है कि मान लीजिए एक आर्किटेक्चर, मेरे पास बहुत से घरों की जो है पिक्चर हैं, और चार पिक्चर हैं उसमें, मेरे पास फैमिली पिक्चर है, फैमिली फोटो है, तो मैं केवल जो फैमिली पिक्चर वाला जो फोल्डर होगा उसको इंक्रिप्ट कर दूंगा, और बाकी जो मैंने गूगल से कलेक्ट किया है उसको इंक्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है। ठीक। तो इस तरीके से जो है मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा सेंसिटिव है कौन सा सेंसिटिव नहीं है। लिमिट एक्सेस टू डेटा। अब हो सकता है कि जो है जो आपकी मशीन है वो आपकी फैमिली में आप भी यूज करते हो, बच्चे भी यूज करते हैं, वाइफ भी यूज करती है, तो आपने क्या करा, आपने 3 यूजर नेम और पासवर्ड बना दिए। ठीक है। और जब आपने परमिशन रखी उस पर्टिकुलर फाइल पे या किसी भी वीडियो पे या पिक्चर पे, इस तरीके की जो है कि उसको केवल आप ही एक्सेस कर पाओगे, आपने रोल्स डिफाइन कर दिया, आपने कहा कि जो है कि इसको जो है केवल मैं ही देख सकता हूँ, और बाकी जो दूसरी फाइलें हैं उनको जो है हर कोई देख सकता है। तो इस तरीके से जो है आप जो है रोल भी डिफाइन कर सकते हो। तो लिमिट करना है आपको वजह से, ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है। हाँ, उसके आगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस कहती हैं कि आप जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी का जो है यूज करें। अच्छा, क्यों चाहिए हमें, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों चाहिए, वो पासवर्ड है कि क्या ये काफी नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की डेफिनेशन क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि मेरा पासवर्ड है रोहित@123। ठीक है। तो 9 कैरेक्टर्स हो गए। तो इस 9 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को निकालने में जो कंप्यूटर है उसको कैलकुलेट करने में कम टाइम लगेगा, और अगर मैं बड़ा जो है बहुत ज्यादा कैरेक्टर का यूज करूंगा
तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो पासवर्ड क्रैक करना जो है टफ हो जाएगा। फिर दूसरी चीज ये कहा जाता है कि आप जो है पासवर्ड के साथ साथ मल्टी फैक्टर कीजिए, कि अगर आपको पासवर्ड मान लीजिए पता चल भी गया किसी को, तो वो लॉगिन ना कर पाए, मैसेज आपके पास आए। ठीक है, ओके। तो एक केस बनाते हैं, ये मैं हूं और ये एक दूसरी मशीन है, ठीक है, और यहाँ पे मेल सर्वर है। ठीक है, तो ए ने जो है बी को जो है मैसेज लिखा हाई, ठीक है, जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है। ठीक, अच्छा। और जब ए ने बी को हाई लिखा जो कि कॉन्फिडेंशियल है, और इवेंचुअली जो बी है, बी का मशीन जो यूजर नेम पासवर्ड है वो एडमिन को पता था। ठीक है, और एडमिन का जो है बी के एसएस पे, जो बी के मोबाइल फोन है उसके मोबाइल फोन पे भी उसका एसएस है, तो उसका ओटीपी पे भी जो है एसएस, तो बी की मशीन लॉग इन कर लेगा, और बी की मशीन लॉग इन कर लेगा, एप्लीकेशन भी लॉग इन कर लेगा। ठीक है, पर यहाँ पे कोई मेल क्लाइंट नहीं है, वो क्या करता है, वो वेब ब्राउजर यूज करता है घर वाली मशीन पे। और बी के पास जो है अपना जो है ऑफिस की मशीन है, जिसमें जो है उसका ईमेल क्लाइंट है, उस ईमेल क्लाइंट पे जो है उसका जो पीजीपी कीज है वो इनेबल्ड है। तो अगर ए ने जो है बी की प्राइवेट पब्लिक की से एन्क्रिप्ट करके बी को भेजा है, और प्राइवेट की केवल इस मशीन पे है, इवन यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड ओटीपी सब चले जाएगा, तब भी जो है डेटा लीक नहीं होगा, डेटा जो है वो बच जाएगा, वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। वेब पेज पे जाके वेब ब्राउजर का यूज करके मेल अगर एक्सेस कर भी ली, तो तब भी जो है वो जो है विजिबल नहीं होंगी कि उसका कंटेंट क्या था। एक चीज और है कि आप जो है, ये सबसे बेसिक प्रैक्टिस है कि आप अपनी मशीनों को जो है हमेशा अपडेट करें। जब भी कोई पैच रिलीज हो, आप जो है पैच को इंस्टॉल करें। और ये हो सकता है कि ये जो पैच सर्वर था, अगर मेरा मेलिशियस सर्वर मैं बना सकता हूँ डीएनएस, जब मैंने डीएनएस की बात करी थी, तो अगर ऐसी मेलिशियस सर्वर जो है किसी ने बना दिया और आपने उससे डाउनलोड कर लिया मेलिशियस सर्वर से पैच, ठीक है, और उसको चला दिया, तो तब दिक्कत होगी। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पैच आपने डाउनलोड किया है, ठीक है, वो उसका जो सोर्स है वो भी ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका नेटवर्क जो है कॉम्प्रोमाइज था और पैच आपने जो है मैलिशियस सर्वर से डाउनलोड करके चला दिया। सॉरी। फिर जो है आप जो है बीच बीच में जो है एक रेगुलर इंटरवल पे सिक्योरिटी ऑडिट भी चला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, टू मेक श्योर जो डेटा वहां पे रखा हुआ है वो वहीं पे है, इंटैक्ट है, और एसएस कंट्रोल भी जो है प्रॉपरली जो है वर्क कर रहे हैं। लॉग वो बार 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 चेक कर सकते हैं कि जो है कि अगर कोई आया था तो उस टाइम पे जो एक्शन जो रूल हमने लगाया है उस अटेम्प्ट को जो है सक्सेसफुल ना होने का, ठीक है, वो जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, देन उसके बाद है प्रोवाइड ऑनगोइंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ऑल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑनगोइंग ट्रेनिंग। अच्छा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें पता तो होता है कि हाँ ये हो रहा है, मगर जो है कि हम जो है उस चीज को यूज नहीं करते, या हमारा जो डे टू डे रूटीन है उसमें उसको ला नहीं पाते। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कि कहीं जो है वो ये सारी चीजें, ये प्रैक्टिस जो है वो रिवाइज होते रहे। और प्रैक्टिस रिवाइज तब होंगी जब मतलब जो है रेगुलर बेसिस पे जो है कोई कंट्रोल इंप्लीमेंट होगा, एचआर कंट्रोल इंप्लीमेंट हो गया, तो जो है कि वो रेगुलर ट्रेनिंग करवा रहे हैं डेटा प्राइवेसी को लेके। उससे क्या है कि लोगों को वो रिवाइज होता रहेगा, और वो ज्यादा से ज्यादा जो है सिक्योरिटी पोस्चर को मेंटेन कर पाएंगे। तो इन दो लेक्चरों में जो है हमने डेटा का क्लासिफिकेशन देखा, हमने ये देखा कि डेटा को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है सीआईए के बेसिस पे। दूसरा उसके एसेस कंट्रोल के बेसिस पे। तीसरा हमने ये देखा कि डेटा प्राइवेसी क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर इम्पोर्टेंट है
तो हमें पता होना चाहिए कि थ्रेट क्या है, जिससे हमारी डेटा प्राइवेसी को जो है प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। फिर हमने आज जो है लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा, हिपा, पीसीआई DSS, GDPR, और अंत में जो है हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ जो है अपने डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है काफी सारे मेजर्स के बारे में बात की। तो इस लेक्चर के साथ जो है मैं समझता हूँ कि डेटा प्राइवेसी को लेके आप लोगों का थोड़ा सा सीरियसनेस आएगी और आप जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।